क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात की जाए तो पूछा गया है द मेथड यूज टू गेट लार्ज क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन इज और आर। मतलब इनमें से कौन सा मेथड है, कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू अगर हम चलते हैं तो हमें बड़े बड़े सिलिकॉन के क्रिस्टल्स मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ये प्रोसेस दे रखा है ज़ोचरेलेस्की प्रोसेस, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें लार्ज क्रिस्टल्स मिलते हैं सिलिकॉन के। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं जोन मेल्टिंग मेथड, तो इसको भी यूज़ किया जाता है सिलिकॉन के बड़े बड़े सिंगल क्रिस्टल्स को बनाने के लिए। लेकिन अगर हम बेयर्स प्रोसेस की बात करते हैं तो बेयर्स प्रोसेस किस लिए यूज होता है? बेयर्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ, जो बेयर्स प्रोसेस हुआ, बेयर्स प्रोसेस किस लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ बॉक्साइट, रिफाइनिंग ऑफ बॉक्साइट। और हमें पता है बॉक्साइट किसका और होता है? एल्यूमिनियम का, बॉक्साइट टू प्रोड्यूस एल्यूमिना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन जो हम देखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड मेथड्स जो है वो करेक्ट हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ सिलिकॉन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो पूछा गया है द मिसिंग प्रोडक्ट। रिएक्शन हमें दी हुई है 27 एल्यूमिनियम और 13 यहाँ पे लिखा हुआ है इसका एटॉमिक नंबर, उसके बाद 4 हीलियम 2, यहाँ पे एक ब्लैंक दे रखा है या क्वेश्चन मार्क बोल लीजिए इसको, ये एक न्यूट्रॉन बाहर निकला। पूछा हुआ इस डैश की जगह क्या आएगा? तो देखो सिंपली अगर हम चले अपने मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 31। ठीक, 31 आएगा और नीचे क्या आएगा? 15। तो नीचे तो न्यूट्रॉन में से नीचे 0 निकल रहा है, तो नीचे तो हमें पता चल गया क्या आएगा? 15 आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ लिखें तो नीचे तो आएगा 15। ठीक, तो अगर 15 आए तो हमारे पास क्या आएगा? फोस्फोरस। अब ऊपर देखो, ऊपर क्या होता है? मास नंबर। अब मास में से न्यूट्रॉन, क्योंकि जो हमारा Z होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, मास कम हो रहा है, तो 31, 27 प्लस 4 कितना होता है? 31। 31 में से एक गया 30। तो ये वाला जो है कॉम्बिनेशन वो हमें देखने को मिल रहा है सी में। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन इज सी फॉर दिस आंसर। ऑल राइट। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो पूछा गया है नॉन हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल? तो नॉन हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल बताने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। सो व्हाट आर हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स? विच कंटेन, विच हैव बेसिकली एक्सपेंडेड ऑक्टेट जिनकी होती है। ठीक है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिनके पास होंगे वो कौन होंगे? हाइपरवैलेंट। ऐसा इनमें से कौन सी स्पीसी है जिसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? तो अगर हम चलते हैं पहले मॉलिक्यूल की तरफ, PCl4 पॉजिटिव दे रखा है। फोस्फोरस देखो कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं यहाँ? 4। ठीक, फोस्फोरस के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। 5 में से 4 के साथ बॉन्ड बना लिए और एक गया, तो अगर हम इसके टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं तो वो 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। बाकी सब में अगर हम काउंट करेंगे, XeF4 की अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखो क्या है? XeF4 FF और यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो इसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली अगर हम SF4 की बात करते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके बॉन्डिंग है, ऊपर से सल्फर के पास एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। सिमिलरली ICl4 पॉजिटिव में भी 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके बॉन्ड में प्रेजेंट है, यानी कि 8 और इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर भी है। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि PCl4 पॉजिटिव ही यहाँ पे एक नॉन हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल है जिसके पास एक्सपेंडेड ऑक्टेट नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बायो इनऑर्गेनिक क्वेश्चन, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि नॉन हीम आयरन किस में मिलता है? तो अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की तो हमें पता है अच्छे से हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन और पोरफायरिन का कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि हीम कॉम्प्लेक्स होता है। मायोग्लोबिन में भी सेम सिनेरियो है, हीम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, साइटोक्रोम्स में प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हम नाइट्रोजिनेज की बात करते हैं तो नाइट्रोजिनेज में हमारे पास
नाइट्रोजिनेस में हमारे पास क्या होता है, आयरन मोलिब्डेनम का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है जो कि नॉन हीम आयरन है। इसमें जो हीम है वो पोरफायरिन रिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से ये आयरन नॉन हीम आयरन है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा जी, करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 विद प्योर KMnO4। अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन कराते हैं प्योर KMnO4 के साथ तो हमें एक ग्रीन हाइग्रोस्कोपिक और हाईली एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट मिलता है अबाउ 263 केल्विन। वो प्रोडक्ट क्या है? तो देखो, जब हम रिएक्शन कराते हैं KMnO4 की कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो यहाँ हमें रिएक्शन में पता चल रहा है Mn2O7 मिल रहा है, लेकिन इनिशियली हमें क्या मिलता है, इनिशियली हमें मिलता है HMnO4। ठीक है, अब ये HMnO4 जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड इसे डिहाइड्रेट करके Mn2O7 में कन्वर्ट कर देता है। तो जो हमें फाइनली प्रोडक्ट देखने को मिलता है जो कि ग्रीन कलर का हाइग्रोस्कोपिक हाईली एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट है विच इज ऑब्टेन्ड अबव 263 केल्विन इज Mn2O7। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, Mn2O7 will be the correct answer। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो पूछा गया है अ सॉल्ट प्रोड्यूसेस ब्लैक स्पॉट ऑन स्किन, इट्स एक्वस सॉल्यूशन गिव्स पॉजिटिव ब्राउन रिंग टेस्ट। और इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या देता है, पॉजिटिव ब्राउन रिंग टेस्ट देता है। एंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ येलो प्रेसिपिटेट विद सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन में इसका प्रेसिपिटेट येलो कलर का बनता है। तो वो सॉल्ट पूछा गया है कौन सा है। तो देखो, हमारे पास पॉजिटिव ब्राउन रिंग टेस्ट देने के लिए नाइट्रेट आयन प्रेजेंट होना चाहिए, तो सभी में प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करते हैं किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ इन्होंने बोला हुआ है, तो क्या मिलता है AgI प्लस NaNO3, ये हमें मिलता है। तो जो वो सॉल्ट है ना AgNO3 का, दैट प्रोड्यूसेस ब्लैक स्पॉट ऑन स्किन। अगर आपने कभी लैब में भी देखा होगा तो गलती से कभी आपके पास सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो अगर आपके हाथ पे थोड़ा सा भी गिर जाता है तो आप देखते हैं थोड़े टाइम बाद आपकी वहां से स्किन ब्लैक हो जाती है। तो सिमिलरली उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे भी हम इसका आंसर बता सकते थे कि जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज AgNO3 वो सॉल्ट है हमारे पास। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोला गया है 0.5 ग्राम CaCO3 प्रेजेंट है 1500 ml वाटर में, तो वाटर की हार्डनेस इन पार्ट्स पर मिलियन पूछी गई है। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपल सा हमें पता है ग्राम पर ml को अगर हम 10⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ppm में इसकी कंसंट्रेशन आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली दैट इज द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो जब हम क्या करेंगे 0.5 ग्राम को डिवाइड करेंगे 1500 ml से, सारा डेटा हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दो। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट्स पर मिलियन में, और वो आंसर कितना है जी 333, दैट इज 333 पार्ट्स पर मिलियन इज द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर इज ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आइडेंटिफाई द रिस्पेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन एलीन। अब एलीन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलीन बताने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एलीन क्या होता है। तो आपने बहुत बारी इस तरीके की कोई स्पीसी देखी होगी, ठीक है, ऐसे और एक ऐसे 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से 2 इन द प्लेन, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। तो अब देखो यहाँ पे हैं 3 कार्बन एटम्स। अगर हम इस कार्बन को मानते हैं C1, तो देखो C1 कैसा है जी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसको अगर हम मानते हैं C2 क्योंकि इसने चारों बॉन्ड्स पूरे बना रखे हैं तो इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। और अगर हम इसकी बात करते हैं C3 की, तो C3 भी कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब ये कॉम्बिनेशन देख लो sp2 sp एंड sp2, ऑप्शन नंबर सी में हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि जो एलीन के तीनों कार्बन्स हैं दे आर रिस्पेक्टिव sp2 sp एंड अगेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो हमसे क्या बोला गया है कि एक कंपाउंड है जिसमें 49% कार्बन है, 6.84% हाइड्रोजन है और जो बाकी बची हुई अमाउंट है वो ऑक्सीजन की है। साथ में दिया हुआ है वेपर डेंसिटी जो है वो 73 है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा हुआ है कंपाउंड का। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को बेसिकली हम डील करते थे अपनी 11th क्लास में जब हमने पहली बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला का कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले ऑक्सीजन का प्रपोर्शन निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन का अगर हम प्रपोर्शन निकालेंगे तो वो कितना होगा, तो देखो 100, टोटल 100 होता है। 100 में से अगर हम माइनस करते जाएं ये परसेंटेज, दैट इज 49.3%, और क्या माइनस करेंगे 6.84। ठीक, तो ये ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज आएगी, 43.86% हमारे पास ऑक्सीजन आ जाएगा। तो अब हम सबसे पहले क्या करते थे, सबसे पहले हम मोल्स की रेशियो निकालते थे। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास गिवन मास यही होगा, परसेंटेज को ही मान लेते थे हम। तो अगर हम ऐसे करें, मैं नेक्स्ट पेज पे करके दिखाती हूँ आपको, हम इसको कैसे करते थे। देखो कार्बन कितना है, 49 कितना दे रखा है, 49.3%, 49.3%। हाइड्रोजन जो है दैट इज 6.84% एंड ऑक्सीजन कितना आया था हमारे पास, अभी निकाला हमने 43.86%। ठीक है, तो जब हम इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो वो देखो कैसे निकालेंगे, 49.3 डिवाइडेड बाय इसके मोलर मास से कर दो, ये आएगा 1.5। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, यहाँ पे कार्बन के, यहाँ पे हाइड्रोजन के, 6.84 डिवाइडेड बाय कितना होगा बताओ, डिवाइडेड बाय 1 हम करेंगे। ठीक है, तो यहां से कितना आंसर हमारे पास निकल के आएगा, यहां से आंसर आएगा, एक सेकेंड, ठीक है, यहां से हमारे पास आंसर 6.84 ही आ जाएगा। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 43.86 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे। ठीक, अब हम क्या करते थे, हम इनकी सिंपलेस्ट रेशियो ले लेते थे। ठीक है, वो कितनी आएगी, अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे अच्छे से तो आप ये देखेंगे कि ये जो रेशियो निकल के आ रही है ये आएगी 1.5:2.5:1। ठीक है, ये रेशियो हमारे पास निकल के आएगी। अब हम क्या करते थे, इसको सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करते थे। सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो रेशियो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगी, 3:5:2। यहाँ से जो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या होगा, C3H5NO। ये हमारे पास निकल के आ गया जी एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक, अब एम्पेरिकल फॉर्मूला ये निकल के आ गया तो एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास भी हम निकाल लेते हैं। तो देखो 3 कार्बन है, 12 × 3 करेंगे, 5 हाइड्रोजन है तो 5 × 1 कर दो, और 2 ऑक्सीजन है O2 तो क्या करेंगे 16 × 2 करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आता है हमारे पास 73। अब देखो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी कितनी दे रखी थी 73। अब अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहें तो मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल होगा, मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल्स टू 2 × वेपर डेंसिटी। तो देखो कितना आ जाएगा 146 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास करते हैं तो हमारे पास एक नंबर आता था n। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास अगर मैं इसको 1 ले लूँ और इसको 2 ले लूँ तो हमारे पास क्या आएगा, जब हम 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे यानी कि 146/73, दिस कम्स आउट टू बी 2। अब यहाँ से हमारे पास क्या होता था, यहाँ से हम निकालते थे, क्या निकलेगा जी, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना होगा वो, दैट इज 2 × एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके इक्वल होता था, 2 × एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये 2 कहाँ से आया, ये 2 यहाँ से आया। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, 2 × C3H5O2। यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा दैट विल बी C6H10O4। तो ये जो है ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आया C6H10O4। अब अपने ऑप्शंस में जब हम इसको मैच करेंगे तो देख लो क्या आया हमारे पास, C6H10O4 ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया है।
दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और यही हमसे पूछा गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, तो देखो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। मैंने पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया डिटेल में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है लिथियम 2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, ठीक है। तो बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि हाइड्रोजन की जो होती है वो कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है आयनाइजेशन एनर्जी का, क्या होता है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, Z कितना है, लिथियम का Z कितना है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम कितना है, 3, तो 13.6 इंटू 3 स्क्वायर, और जो ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा ये तो 1s में ही प्रेजेंट होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। कुछ नहीं करना था, इस सिंपल से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी, 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट जो है स्लेटर्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग। देखो जी, स्लेटर्स रूल का क्वेश्चन आया, स्टेटमेंट 1 बोलती है Z इफेक्टिव फॉर 3p इलेक्ट्रॉन फॉर सिलिकॉन इज मोर देन दैट ऑफ फोस्फोरस। बोला गया है कि 3p इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन जो होता है, 3p ऑफ सिलिकॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है 3p इलेक्ट्रॉन ऑफ फोस्फोरस से, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें करनी पड़ेंगी कैलकुलेशंस। अब वो कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, उसके लिए हमें पता होनी चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की, तो सिलिकॉन की अगर मैं बात करूं, सिलिकॉन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, 3rd पीरियड का। सबसे पहले सिग्मा कैलकुलेट करेंगे फॉर सिलिकॉन। कैसे करेंगे, सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो बारी बारी से डिस्कस करते हैं इसको। देखो जी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2, ठीक है। तो क्या करते हैं, जितने भी s और p में लास्ट सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, 5 में से एक निकाल देंगे 0.34 से, सॉरी 4 हैं, 4 में से क्या करेंगे, एक निकाल दिया, कितने हुए, 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो क्या करेंगे 3 इंटू 0.35। उसके बाद जो n-1 शेल का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 0.85, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स है 1s में, तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 1। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 9.85। 9.85 जो है वो हमारे पास ये कौन सा है, ये स्लेटर्स कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट इसको हम बोलते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आई है 9.85। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Z माइनस सिग्मा। जब हम इस वैल्यू को निकालेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 4.15। 4.15 हमारे पास Z इफेक्टिव की वैल्यू आई। ऐसे ही अगर मैं 3p इलेक्ट्रॉन ऑफ फोस्फोरस निकालूं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। तो सेम वही रूल्स लगेंगे, सिग्मा ऑफ फोस्फोरस निकाल लो, कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन टोटल है, 4 इंटू 0.35 प्लस 8 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 1। तो यहाँ से जो सिग्मा की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, वो आती है 10.2। और यहाँ से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू आएगी Z माइनस सिग्मा, वो कितनी आती है जी, वो आती है 4.8, ठीक। तो स्टेटमेंट में हमसे बोला गया था कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है सिलिकॉन के 3p इलेक्ट्रॉन का वो ज़्यादा होता है। तो हमने देखा, अभी देखा, बिल्कुल क्या देखा कि इसका तो सिलिकॉन वाले का 4.15 है, जबकि दूसरे का कितना है, 4.8 है। तो सीधी सीधी फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गई। तो फर्स्ट जहाँ गलत है, यहाँ गलत है, यहाँ गलत है। अब थर्ड के साथ, सेकंड के साथ हमारे क्लैशेस हो रहे हैं। थर्ड इसमें प्रेजेंट है, सेकंड और थर्ड को हम करते हैं कैलकुलेट। तो सबसे पहले पोटेशियम और वेनेडियम की अगर हम कैलकुलेशंस कर लें तो देखो
सबसे पहले हम कैलकुलेशंस करेंगे पोटेशियम के लिए, ठीक है, पोटेशियम के लिए और वेनेडियम के लिए। पोटेशियम की जब हम बात करते हैं, पोटेशियम का कौन सा इलेक्ट्रॉन बोला हुआ है? पोटेशियम का बोला हुआ है 4s का इलेक्ट्रॉन, और सिमिलरली 4s इलेक्ट्रॉन ही वेनेडियम के लिए बोला हुआ है। पोटेशियम का 4s इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो इसकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड देन 4s1, ठीक। सिग्मा कैलकुलेट करेंगे 0.35 इंटू 0 प्लस 0.85 इंटू 8 प्लस में 10 इंटू 1। यहाँ से जो सिग्मा की वैल्यू निकल करके आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी 16.8। वो कितनी आएगी? वो आएगी 16.8। और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा z वैल्यू में से माइनस करके वो आएगा 2.2। ऐसे ही अगर हम वेनेडियम के 4s की वैल्यू निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d कितना होता है 3 एंड देन 4s2। वेनेडियम की अगर हमें निकालनी है तो देखो सिग्मा क्या आएगा 1 इंटू 0.35। अब उसके बाद n-1 में देख लो कितने बचे, कितने बचे 9 2 11 11 इंटू 0.85, ठीक है। प्लस में कितने आए 6 2 और ये 1 इनका कंट्रीब्यूशन होगा 10 इंटू 1, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आएंगी इनकी। जब हम इसकी बात करेंगे तो कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 19.7। 19.7 जो है वो यहाँ से सिग्मा आएगा। और z इफेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो आएगा वो आएगा 3.3, ठीक है। तो अब देख लो जो हमारे पास क्या आया है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पोटेशियम का कम है और वेनेडियम का ज़्यादा है। स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। इन्होंने बोला है z इफेक्टिव फॉर 4s इलेक्ट्रॉन इज लेस देन दैट ऑफ वेनेडियम। बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट थर्ड बात जो है वो इनकी सही है। 3 ऑप्शंस में दे रखी थी, इसमें सिर्फ सेकंड दे रखी है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि द मैजिक एसिड इज कंपोज्ड ऑफ। अब मैजिक एसिड किसे बोलते हैं? तो देखो जो मैजिक एसिड होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है? दैट इज द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ किसका? HSO3F का एंड SbF5 का। इनका जो इक्विमोलर मिक्सचर होता है वो होता है क्या? मैजिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो बोला गया जी BBr3 जो है दैट इज अ स्ट्रॉन्गर ल्यूइस एसिड देन BF3। दिस एक्सप्लेनेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ। देखो हमने ये बहुत बारी पढ़ा होगा कि जो ल्यूइस एसिडिटी होती है, इसको ऐसे लिखते हैं, जो पाई बैक बॉन्डिंग होती है, पाई बैक बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? ल्यूइस एसिडिटी के, ठीक है। और देखो हमारे पास बोरोन और फ्लोरीन में क्या है? BF3 में क्या है? BF3 में 2p की बैक बॉन्डिंग है। और BBr3 में क्या है? ये बहुत ही मतलब ना के बराबर जो इसमें बैक बॉन्डिंग कहेंगे हम 2p की बैक बॉन्डिंग है, ठीक है। तो 2p की बैक बॉन्डिंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है, बैक बॉन्डिंग ज़्यादा पावरफुल होगी, बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो ल्यूइस एसिडिटी घट जाएगी। तो देखो BX की पाई इंटरेक्शन स्ट्रेंथ की वजह से जो है वो ल्यूइस एसिडिटी BBr3 की ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ NH4Cl एंड KNH2 इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया में NH4Cl एंड KNH2 किस तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ आप मुझे, देखो NH4Cl क्या होता है? NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक। और KNH2 क्या होता है? KNH2 इज K पॉजिटिव
एंड NH2 नेगेटिव। अब नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, इतने ही बॉन्ड ये बना सकता है, इसके पास और टेंडेंसी नहीं है H+ को एक्सेप्ट करने की, तो ये क्या करेगा, ये अपना H+ लूज कर देगा और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, NH3+ H+। अब H+ इसने बाहर दिया है जिसकी वजह से ये क्या हो गया, एसिड हो गया, और NH2- एक और H लूज नहीं कर सकता है जिसकी वजह से ये क्या करेगा, ये भी अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, एक हाइड्रोजन को, एक प्रोटॉन को क्या करके, एक्सेप्ट करके, जिसकी वजह से ये जो NH2- होता है KNH2 का, ये एक बेस की तरह काम करता है। तो NH4Cl इज एसिड एंड KNH2 इज अ बेस। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ हमारे पास बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि लिक्विड अमोनिया में KNH2 एक बेस की तरह काम करता है और NH4Cl एक एसिड की तरह काम करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द पोलर मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है। तो देखो हमें पता है SiF4 क्या है, आइडियल टेट्राहेड्रल है, बिल्कुल सही बात है। आइडियल टेट्राहेड्रल हो या कोई भी टेट्राहेड्रल हो, इस बात से मतलब नहीं है, इनमें क्या होता है जी, डाइपोल मोमेंट जो होती है वो 0 होती है, यानी कि ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। XeF4 की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें पता है स्क्वायर प्लेनर होता है, और हम इस बात को भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल्स भी कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। अगर हम BF3 की बात करते हैं तो ये क्या है, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, और ट्राइगोनल प्लेनर की भी कुछ सेम ही कहानी है, उनकी भी डाइपोल मोमेंट 0 होने की वजह से वो नॉन पोलर होते हैं। लेकिन जब हम SF4 की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर हमें पता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, कैसा होता है, ये इस तरीके का होता है, ठीक। जब ये इस तरीके का होगा तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कैंसिल होने का कोई तरीका हमें नजर नहीं आ रहा, तो दैट इज म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, एंड ये इकलौता मॉलिक्यूल है गिवन ऑप्शंस में से जो हमारे पास पोलर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सी जो है वो यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन स्टेट्स पूछी गई हैं, कुछ नाइट्रोजन के कंपाउंड्स दे रखे हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें बतानी है। तो 1 बाय 1 हम शुरू करते हैं। सबसे पहले NO3- की निकाल लो। NO3- की हम निकालेंगे, क्या करेंगे, x 3 2 6 -6 इज इक्वल्स टू -1। यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, +5। अब देख लो +5 दो ऑप्शंस में दे रखा है, तो ये तो हो गए बाहर। अगर हम बात करते हैं N2O की, तो N2O की भी ऐसे ही निकाल लेंगे, कैसे, 2x - 2 इट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि कोई चार्ज तो गिवन है, यहाँ से x कितना आएगा, +1 आ जाएगा, 2/2 1। तो क्या है, इस वाले में ही 1 दे रखा है, दूसरे वाले में 2 है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ हमारे पास सही आंसर है। लगे हाथ तीसरे की भी निकाल लेते हैं, उसको क्यों छोड़ना, वैसे हमारा आंसर आ गया है। NH2F की अगर हम बात करते हैं तो x + 2 - 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -1 आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपके सामने, +5 +1 एंड -1, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगले में क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा गया मॉलिक्यूलर शेप ऑफ BrF2 पॉजिटिव एंड BrF4- आयंस। तो देखो जी, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं BrF2 पॉजिटिव की, तो ब्रोमीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 के बना दो बॉन्ड, एक आ गया पॉजिटिव चार्ज, 3 गए, 1 2 3 4, ठीक। तो ये लोन पेयर यहाँ लगाएंगे रिपल्शन, जिसकी वजह से ये हो जाएगा बेंट, ठीक है। अभी लीनियर दिख रहा है, ये रिपल्शन लगाएंगे तो ये जो बॉन्ड है ये टेढ़े हो जाएंगे, जिसकी वजह से बेंट हो जाएगा। तो देखो बी गया और डी गया, क्योंकि फर्स्ट वाले की कैसी होगी, बेंट होगी। अगर मैं अब यहाँ BrF4- की बात करती हूँ, तो देखो ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ओरिजिनली, और क्या होता है, 1 और 2, ठीक, F F F और F, कैसी बन गई शेप, शेप बन गई स्क्वायर प्लेनर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है भाई। एक इलेक्ट्रॉन बच रहा था, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या बन गए, 2 लोन पेयर बन गए और 4 बॉन्ड पेयर्स थे। इस तरीके से अरेंजमेंट होके इनका क्या बनेगा, ये स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा, ना कि टेट्राहेड्रल। तो इस वजह से क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है आर्सेनिक प्रोडक्ट ऑफ ट्राई मिथाइल आर्सिन एंड जीनॉन डाइफ्लोराइड, यानी कि जब हम रिएक्शन करते हैं ट्राई मिथाइल आर्सिन कुछ इसकी और जीनॉन डाइफ्लोराइड की HCF2 की, तो क्या बनता है हमारे पास, ठीक है, किस तरीके का आर्सेनिक प्रोडक्ट आता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ क्या बनता है, Me3AsF2 प्लस जीनॉन, ये हमारे पास बन के आता है। तो आर्सेनिक प्रोडक्ट क्या है, Me3AsF2। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ऑर्गेनोमेटेलिक से बिलोंग करता है। पूछा गया है कि कौन सा मेटल जो है दैट कैन नॉट फॉर्म स्टेबल कंपाउंड। तो ऐसे बेसिक से कंपाउंड्स में हम क्या करते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं जी, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करवा के देख लेते हैं। क्या करेंगे, देखो eta2 C5H5 MCO3, ठीक है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स दे रखा है। क्या दे रखा है, eta2 C5H5 एंड आगे MCO3। तो ऐसे केसेस में हमारे पास क्या होगा, eta2 आएगा, eta5 आएगा, दिस इज eta5 आई गेस। ये eta5 है, ठीक है, eta2 नहीं है, दिस इज eta5। eta5 C5H5 MCO3। तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, इसका साइक्लोडाइपेंटाइनाइल के। मेटल का मान लेते हैं X और CO3। एक CO कितने देता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये देंगे 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। तो यहाँ से जो X की वैल्यू आई वो आई 7, यानी कि अगर इसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना है तो इसके पास कितने होने चाहिए, अगर इसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना है तो जो हमारा ये मेटल है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो अगर हम मैग्नीज की बात करें और इसकी फैमिली की बात करें तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है N-1D5 एंड NS2 ये, ठीक। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो क्रोमियम है हमारे पास उसके सिनेरियो में ऐसा नहीं है। तो जो क्रोमियम है दैट विल नॉट फॉर्म 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स इट विल नॉट बी स्टेबल, इट इज नॉट स्टेबल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर कि जो क्रोमियम है, क्रोमियम मेटल नहीं बना सकता है स्टेबल कंपाउंड इस तरीके का, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो बोला गया है इन अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंगल इन डिग्रीज बिटवीन अ DZ² ऑर्बिटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल। तो देखो क्या होता है, ये हमारे पास है एक क्यूब, ठीक। हमें पता है कि जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जब बनती है तो जो हमारे पास लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और यहाँ मेटल कहाँ प्रेजेंट होता है, मेटल सेंटर में प्रेजेंट होता है। और DZ² ऑर्बिटल कैसे होंगे, इस तरीके के होंगे, ठीक है। ये DZ² ऑर्बिटल मैंने बना दिया, ठीक। अब क्या होगा, ये जो इंटरेक्शंस यहाँ लगेंगी, कौन सी इंटरेक्शन लगेंगी, इंटरेक्शन है ये जो यहाँ का एंगल है, ठीक। ये जो पूरा एंगल है ये कितना होता है टेट्राहेड्रल में, हमें पता है टेट्राहेड्रल का आइडियल एंगल 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स होता है। तो अगर हम नॉर्मली अंदाजे से देखें लगा के तो ये ऑलमोस्ट हाफ हो रहा है, ये ऑलमोस्ट हाफ कर रहा है ये DZ²। और इस एंगल की अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट 109.28, इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 54.50 के अप्रॉक्स हमारा आंसर आएगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स Ma3B2C का हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है, एक इस तरीके का कॉम्प्लेक्स है। पूछा गया है ये टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 3 ही पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, इनके अलावा
कोई ज्योमेट्री कोई ऐसी नहीं बचेगी जिसमें ये कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होंगे। सिर्फ 3 ही ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो इस तरीके का अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे फॉर द कॉम्प्लेक्स Ma2 B2 एंड C। ठीक है, क्या करेंगे, एक बारी इन A को ट्रांस रख लिया, B और C को हमने अपोजिट, फिर B को ट्रांस रख लिया, A को ट्रांस रख लिया, A और C को अपोजिट, फिर A और C को ट्रांस रख लिया, AB आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसके अलावा कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, कोई ऐसी कनेक्टिविटी नहीं बनेगी जो इसमें नहीं है। ठीक है, तो आप बना के देख सकते हो, सिर्फ 3 ही पॉसिबल इसके स्टीरियो आइसोमर्स हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, पूछा गया है द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है NaOCl, बोला गया है इसकी रिएक्शन अगर हम H2O2 के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है। तो बताओ भाई क्या बनता है हमारे पास, इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं तो क्या बनेगा, O2 बनता है, NaCl बनता है और वाटर बनता है। ये 3 सिंपल प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते हैं। देखो फर्स्ट में HOCl, ये तो बिल्कुल गलत है, सेकंड में NaCl और वाटर, O2 गायब है, थर्ड में H2 बना रखा है, बिल्कुल बात नहीं बनेगी। ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें सही आंसर दे रखा है O2 NaCl एंड H2O। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ हमारे पास सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो बोला गया है इन द फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोमीटर। फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोमीटर में जो डिटेक्टर है वो किस पोजीशन पे रखा जाता है। तो देखिए जो फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसमें डिटेक्टर रखा जाता है परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट बीम डायरेक्शन। इंसिडेंट बीम डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हम उस फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोमीटर को रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बोला गया है मैच द फॉलोइंग। हमें मैच करना है, कुछ हमें ये मेटल्स दे रखे हैं और कुछ इनकी ये प्रेसिपिटेट दे रखी है कि कब किसके साथ कितने pH पे बनती है। तो देखो अगर मैं बात करूं सबसे पहले फर्स्ट की, तो कॉपर 2 पॉजिटिव, कैडमियम 2 पॉजिटिव एंड टिन 2 पॉजिटिव, ये क्या होंगे, प्रेसिपिटेटेड इन H2S एट pH 0.5। तो फर्स्ट का होगा X, फर्स्ट का X यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है और यहाँ दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट का X, ओके, तो B तो गया कट। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड की, Cr3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव एंड निकल 2 पॉजिटिव। सेकंड की अगर हम बात करें तो देखो सेकंड में क्या होगा, तो सेकंड जो है दैट इज प्रेसिपिटेटेड बाय H2S एट pH 9। तो सेकंड वाले का Y होगा, सेकंड का Y, सेकंड का Y, सेकंड का Y, सेकंड का Z, C भी गया। अब अगर हम Ag पॉजिटिव एंड Pb2 पॉजिटिव की बात करते हैं तो दिस इज प्रेसिपिटेटेड इन 1 मोलर HCl, यानी कि थर्ड का है W, इसमें थर्ड का दे रखा है Z, तो D भी गया। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ये हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो पूछा गया है, प्रोसेसेस दे रखे हैं, 4 प्रोसेसेस हमें दे रखे हैं, इसमें हमें बताना है ए, बी और सी एंड डी कौन सा प्रोसेस किसके लिए यूज होता है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस की, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, यानी कि ए का 3 नहीं है, ए का 3 नहीं है, ये दोनों गायब। ठीक है, कट गए, एलिमिनेट हो गए। दूसरा बोला गया है जी सॉल्वेज प्रोसेस। तो सॉल्वेज प्रोसेस जो होता है दैट इज फॉर सोडियम कार्बोनेट, यानी कि बी का क्या आएगा फर्स्ट आएगा, बी का फर्स्ट एक में ही दे रखा है, सी भी गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। देखो पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सिर्फ 2 ऑप्शन देख के ही हमारा काम बन गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी।